नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपके साथ आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूं और आपको जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक हैं वो वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। मेरी वीडियो PTI, TGT, PGT, एस्टेट, आरटेट, यूपी, LT ग्रेड और सभी जो परीक्षाएँ हैं इनके लिए महत्वपूर्ण है और जो 9th से लेकर 12th तक का सिलेबस है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज हम एनाटॉमी से करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? श्वसन तंत्र का मुख्य अंग, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़े। क्या है? फेफड़े। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है फेफड़े और फेफड़ों का अध्ययन, फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोमोनोलॉजी। फ्लोमोनोलॉजी या फ्लोमोनोलॉजी क्या कहलाता है? फ्लोमोनोलॉजी। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? फेफड़े हैं। फेफड़ों का अध्ययन फ्लोमोनोलॉजी है और ब्रेनकाइटिस रोग गले और श्वसन तंत्र से संबंध रखता है। ब्रेनकाइटिस आ सकता है एग्जाम में आपके। ब्रेनकाइटिस रोग श्वसन संबंधी बीमारी है, श्वसन तंत्र से है। कौन सा रोग? ब्रेनकाइटिस रोग। और जो रासायनिक कारखानों में काम करते हैं उनमें फेफड़ों का कैंसर होने की भी संभावना हो जाती है। फेफड़ों का मुख्य, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है फेफड़े और फेफड़ों का अध्ययन फ्लोमोनोलॉजी और ब्रेनकाइटिस रोग श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। एक फेफड़ों में 24 पसलियां होती हैं। 24 पसलियां होती हैं। फेफड़ों में कितनी पसलियां होती हैं? 24। फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली होती है, के ऊपर एक गुलाबी झिल्ली होती है। एक गुलाबी झिल्ली होती है, गुलाबी झिल्ली। क्या? प्लूरा नामक झिल्ली होती है। फेफड़ों का मुख्य, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग फेफड़े हैं। फेफड़ों का अध्ययन फ्लोमोनोलॉजी है। ब्रेनकाइटिस रोग श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और फेफड़े में 24 पसलियां होती हैं और इनके बीच में स्टमन हड्डी होती है। मैंने हड्डियों के चैप्टर में आपको बताया था। और फेफड़ों के ऊपर एक गुलाबी रंग की झिल्ली होती है, प्लूरा। आगे चलते हैं दोस्तों। दोबारा ये एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके स्टेट में भी आया है कि भी फेफड़ों के ऊपर जो झिल्ली होती है गुलाबी रंग की उसे क्या कहा जाता है? प्लूरा। चलिए पहले मैं बता देता हूँ आपको श्वसन तंत्र के बारे में। हमारा श्वसन नासिका और मुंह से शुरू होता है। कहाँ से आरंभ होता है श्वसन? हमारा श्वसन नासिका और मुख से आरंभ होता है। इस हिस्से को क्या कहा जाता है? फेरिंक्स कहा जाता है। ये यहाँ पर जाके श्वास नली होती है। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसे कहा जाता है एपीग्लोटियस। जो इसके ऊपर जब हम खाना खाते हैं तो यह हमारी जो श्वास नली है ट्रैकिया, इसके ऊपर अपने आप हो जाता है।
कई बार हम खाना खाते वक्त बोलते हैं तो ये हट जाता है और हमारा खाना श्वास नली में चला जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए खाना खाते समय कभी बोलना नहीं चाहिए। एपिग्लोटिस इसके ऊपर ढक्कन होता है और ये जो इसके नीचे है, यहाँ पर इसके इसी हिस्से में ही है लारिंक्स। लैरिंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है इसे, वोकल कार्ड भी, वोकल कार्ड भी, वोकल कार्ड, लारिंक्स, वॉइस बॉक्स और एडम ऑफ एप्पल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदम का सेब। आदम का सेब, आदम का सेब, एडम ऑफ एप्पल, एडम ऑफ एप्पल। एपिग्लोटिस इसके ऊपर होता है, लारिंक्स ये श्वास नली की जो औसत लंबाई है 11.2 सेंटीमीटर। कितनी है? ट्रैकिया, इसका क्या नाम है? ट्रैकिया। ट्रैकिया की श्वास नली को क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। 11.2 सेंटीमीटर इसकी औसत लंबाई है। 11 से 16, 10 से 16 है, 10 से 16 सेंटीमीटर तक भी ये होती है हाइट के हिसाब से सबके। इसके ऊपर इस हिस्से को क्या कहा जाता है? जो नासिका का हिस्सा फारिंक्स कहा जाता है। उसके नीचे जो गला है हमारा, जो गला है इसे क्या कहा जाता है? लारिंक्स। लैरिंक्स भी कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, वोकल कार्ड भी और आदम का सेब भी इसे ही कहा जाता है। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है जो श्वास नली के ऊपर रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये अपने आप इसके ऊपर आ जाता है। आगे है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? श्वास नली को क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां तक आगे अब फेफड़े आरंभ हो गए। फेफड़े आरंभ हो गए। तो यहां तक आए हैं तो फेफड़े आरंभ हो गए और फेफड़ों में 3 फेफड़े हमारे आरंभ हो गए। तो ये जो दायां फेफड़ा है, राइट, जो दायां फेफड़ा है इसमें 3 ब्रोंचस, क्या? 3 ब्रोंचस क्या हैं? ब्रोंचस हैं, ब्रोंचस। ब्रोंचस आगे जाके किस में विभाजित हो गए? 3 ब्रोंचस हैं, आगे जाके ब्रोंचिज में, आगे जाके किस में विभाजित हो गए? ब्रोंचिज, ब्रोंचिज में। और जो बायां फेफड़ा है इसमें 2 ब्रोंचेस आपको ध्यान रखना है। दाएं में 3 ब्रोंचेस और बाएं में 2 ब्रोंचेस। आगे चल के ये ब्रोंचेस में विभाजित हो गए, छोटी छोटी जो संरचना है फेफड़े की, ब्रोंचेस, उसमें ये विभाजित हो गए, ब्रोंचेस। जो राइट हमारा फेफड़ा है उसमें कितने? 3 ब्रोंचेस और लेफ्ट में 2 ब्रोंचेस। आगे चल के ब्रोंचिस में विभाजित हो गए और ब्रोंचिस आगे चल के जो ब्रोंचिस आई एलिवोल, एलिवोली में एल्वियोली, एल्वियोली में विभाजित हो गए क्या? ब्रोंचिस। आगे चल के ब्रोंचिस आगे चल के किसमें? एलिवोली में। किसमें विभाजित हो गए? एलिवोली में। और एक मनुष्य में 600 मिलियन एलिवोली बताई जाती हैं, 600 मिलियन। कहीं एक बार 100, इसने एक बार एग्जाम में इसका 800 भी दिया गया है उत्तर, लेकिन जो एक सामान्य मनुष्य में है 600 एलिवोली होती हैं। अब आपको बताऊंगा दोस्तों कि इनके अंदर से छोटी 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 महीन केशिकाएं, 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 केशिकाएं गुजरती हैं किसके अंदर से? एल्वियोल के, एल्वियोल के अंदर से क्या गुजरती हैं? केशिकाएं।
केशिकाएं गुजरती हैं, ये क्या है, एल्वियोल, एल्विओली। इनके अंदर से छोटी छोटी केशिकाएं गुजरती हैं जिनमें अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, अशुद्ध। और जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है तो इन्हीं में होता है। एल्वियोली से ये ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। जब मनुष्य सांस लेता है तो 21% ऑक्सीजन लेता है सांस लेते वक्त। ऑक्सीजन O2 लगा लो, ऑक्सीजन लगा लो, ऑक्सीजन लेता है सांस लेते वक्त 21%, और 4.4% ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं हमारा ब्लड जो कैपिलरीज के अंदर है। सांस लेते वक्त ऑक्सीजन कितनी है, 21, छोड़ते वक्त 17। अब दोबारा समझा रहा हूं दोस्तों, भाई श्वसन कहां से प्रारंभ होता है, नासिका और मुख से। जो नासिका के पीछे का हिस्सा है उसे फेरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेरिंग्स। आगे चलते हैं तो इसके आगे हमारा गला है जो, इसे लारिंक्स भी कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, वोकल कार्ड भी और आदम का शेप भी। जो 2014 टीजीटी चंडीगढ़ का एग्जाम था उसमें पूछा गया था वोकल कार्ड कहाँ होता है, वॉइस वोकल कार्ड किसे कहते हैं, लारिंक्स को कहते हैं। इसके आगे ट्रैकिया, श्वास नली होती है, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है एपिग्लोटियस नामक ढक्कन होता है। और ट्रैकिया की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 11.2 सेंटीमीटर है। आगे चलते हैं, 11.2 सेंटीमीटर है। तो राइट जो फेफड़े में 3 ब्रोंचस हैं, पूछा जा सकता है आपसे राइट फेफड़े में कितने ब्रोंचस हैं, 3, लेफ्ट में 2। और ब्रोंचस आगे चलकर किस में विभाजित हो गए, ब्रोंचीज में। और ब्रोंचीज आगे चलकर एलिवोल में। एलिवोल के अंदर से छोटी छोटी केशिकाएं गुजर रही हैं। क्या गुजर रहा है, छोटी छोटी केशिकाएं। यहां से बता देता हूं, यहां तक श्वास आ गई ट्रैकिया से, 3 ब्रोंचस राइट में और 2 ब्रोंचस लेफ्ट में। ब्रोंचस आगे चलकर ब्रोंचीज में विभाजित हो गए। किस में विभाजित हो गए, ब्रोंचीज में। ब्रोंचीज आगे चलकर एलिवोल कितनी होती है एक मनुष्य में, 600 मिलियन एलिवोल होती हैं एक मनुष्य में। 820 का आंसर दिया गया है कहीं कहीं, लेकिन एलिवोल होती है 26। ह्यूमन जो आम आदमी होता है उसमें 600 मिलियन एलिवोल होती हैं। एलिवोल के अंदर से केशिकाएं गुजरती हैं जहां पर ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। मनुष्य सांस लेता है, 21% ऑक्सीजन, 20 पॉइंट कुछ है, 21% ऑक्सीजन ग्रहण करता है सांस लेते वक्त। 4.4% ऑब्जर्व कर ली जाती है हमारे ब्लड द्वारा, केशिकाओं द्वारा। और छोड़ते वक्त 17% ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। और यहां से ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ। ऑक्सीजन को जो सांस लेते वक्त ऑक्सीजन का अवशोषण किया किसने, केशिकाओं ने, कैपिलरीज ने। और दोबारा वापस ऑक्सीजन इसी माध्यम से बाहर आ जाती है। कैपिलरी क्या, एलिवोल, ब्रोंचस, ट्रैकिया और नासिका और मुंह के द्वारा बाहर आ जाती है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, फेरिंग्स हमारे नासिका के पीछे का हिस्सा, एपिग्लोटियस, इसके ऊपर है लैरिंक्स हमारा गला, ये हिस्सा वोकल कार्ड, वॉइस बॉक्स, आदम का शेप भी से कहा जाता है। इसके आगे है ट्रैकिया जिसे श्वास नली कहा जाता है। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है हमारा जो एपिग्लोटियस कहलाता है। ट्रैकिया से आगे आके 3 ब्रोंचस राइट में और 2 ब्रोंचस लेफ्ट फेफड़े में है। और आगे चल के ब्रोंचीज में भी विभाजित हो गए, ब्रोंची एलिवोल में। एलिवोल की संख्या 600 मिलियन, एग्जाम में पूछा गया आपके स्टेट में कितनी, 600 मिलियन, 800 भी दिया गया, कहीं 600 मिलियन होती है लेकिन। और हम यहाँ एलिवोल होती है 600 मिलियन, यहाँ इसके अंदर से केशिकाएं हैं, यहाँ ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। 21% ऑक्सीजन सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त 17%। आपको बता देता हूं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा, मैंने 3 बार आराम से बताया है। आगे चलते हैं भाई, एक फेफड़े का भार, सामान्य फेफड़े का भार कितना होता है, 1100 ग्राम। 1100 से 14 भी हो सकता है। 1100 ग्राम एक सामान्य फेफड़े का भार, 1100 ग्राम
सामान्य फेफड़े का भार, सामान्य फेफड़े का भार होता है कितना? 1100 ग्राम। 1100 ग्राम सामान्य फेफड़े का भार होता है। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी, वायुधारिता, जैव वायुधारिता, वाइटल कैपेसिटी, वायु जैव धारिता, इसको किस द्वारा मापा जाता है? स्पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। स्पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। मीटर द्वारा मापा जाता है। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या है? एक बार में सांस ली गई वायु की मात्रा, ली गई और छोड़ी गई वायु की मात्रा, टाइडल वॉल्यूम। एक श्वास में ली गई वायु की मात्रा व छोड़ी गई मात्रा क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम। एक बार में श्वास ली गई टाइडल वॉल्यूम, और 1 मिनट में श्वास ली गई, श्वास की एक मिनट में ली गई व छोड़ी गई वायु की मात्रा, क्या है? मिनट वॉल्यूम। कहते हैं इसे। दोबारा बता देता हूं, सामान्य फेफड़े का भार 1100 मीटर। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, यह भी पूछा गया है, फेफड़े का क्षेत्रफल कितना होता है? 75 स्क्वायर मीटर। पूछा गया आपके एचटेट में ये क्वेश्चन। 75 स्क्वायर मीटर एक फेफड़े का क्षेत्रफल होता है। फेफड़े का क्षेत्रफल कितना होता है? 75 स्क्वायर मीटर। और जो एल्वियोल होती हैं वो कितनी होती हैं? 600 मिलियन। एक फेफड़े का वजन होता है 1100 ग्राम और 75 स्क्वायर मीटर इसका जो एरिया होता है वो होता है। वाइटल कैपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एचएससी ने दिया है कि भाई, और भी एग्जामों में कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं वाइटल कैपेसिटी किससे मापी जाती है? स्पायरोमीटर द्वारा मापी जाती है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम एक श्वास में ली गई वायु की मात्रा और 1 मिनट में ली गई व छोड़ी गई मात्रा क्या है? मिनट वॉल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी क्या आता है? वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। कॉम्प्लीमेंट्री एयर में क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री एयर सांस के हमारे द्वारा ली गई सांस में के द्वारा ली गई अधिकतम मात्रा व छोड़ी गई कम मात्रा। ली गई वायु की अधिकतम मात्रा और छोड़ी गई न्यूनतम मात्रा। दोबारा बता देता हूं, फेफड़े का क्षेत्रफल 75 स्क्वायर मीटर, 1100 ग्राम सामान्य फेफड़े का भार होता है और फेफड़े का क्षेत्रफल 75 स्क्वायर मीटर। एल्वियोल की संख्या 600 मिलियन। वाइटल कैपेसिटी किससे मापी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पायरोमीटर से। एक बार में श्वास में ली गई व छोड़ी गई मात्रा टाइडल वॉल्यूम और 1 मिनट में मिनट वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम होती है ना, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? चलो आगे बताता हूं।
वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी स्पायरोमीटर द्वारा मापी जाती है। टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी किस द्वारा? स्पायरोमीटर द्वारा। टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। टाइडल वॉल्यूम एक बार में ली गई व छोड़ी गई वायु की मात्रा कॉम्प्लीमेंट्री एयर क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री एयर होती है ली गई अधिकतम और छोड़ी गई न्यूनतम। और इसमें ली गई न्यूनतम, छोड़ी गई सामान्य मात्रा, ली गई न्यूनतम व छोड़ी गई अधिकतम। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल लंग कैपेसिटी सामान्य मनुष्य में 5.5 से 6 तक दिया गया है और आपको इसका एस्टेट में जो उत्तर दिया है 7 लीटर लंग कैपेसिटी 1 मिनट में। लंग कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। जो रेजिडुअल वॉल्यूम है क्या है? सांस छोड़ने के पश्चात भी जो वायु की मात्रा फेफड़ों में रहती है फेफड़ों का वजन 1100 ग्राम, फेफड़े का क्षेत्रफल 75 स्क्वायर मीटर। वाइटल कैपेसिटी किससे मापी जाती है? जैवधारिता स्पायरोमीटर से। वेरी इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता देता हूं, वाइटल कैपेसिटी इन तीनों का योग है। टाइडल वॉल्यूम एक बार श्वास में ली गई मात्रा, कॉम्प्लीमेंट्री ली गई अधिकतम और छोड़ी गई सामान्य, और सप्लीमेंट्री ली गई न्यूनतम और छोड़ी गई अधिकतम। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस में वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में तीनों है। वाइटल कैपेसिटी ये कितनी होती है भाई? हमारी टोटल लंग कैपेसिटी 7 लीटर तक होती है। 6 सामान्य में 5.5 भी दिया गया, 5.5 से 7 तक, 5.5 से 7 तक होती है। फेफड़े का वजन 1100 ग्राम। वाइटल कैपेसिटी किससे मापी जाती है? स्पायरोमीटर से। क्षेत्रफल होता है 75 स्क्वायर मीटर। वाइटल कैपेसिटी में होती है टाइडल वॉल्यूम, एक बार में श्वास में ली गई मात्रा, कॉम्प्लीमेंट्री एयर ली गई अधिकतम, छोड़ी गई सामान्य, सप्लीमेंट्री ली गई न्यूनतम और छोड़ी गई अधिकतम। और टोटल जो कैपेसिटी होती है उसमें वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। जो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? जो छोड़ने के पश्चात भी हमारे फेफड़ों में बची रह जाती है, ये क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम। आगे चलते हैं दोस्तों, इनके बारे में बता दिया आपको, आगे चलते हैं। VO2 मैक्स आपसे पूछा जा सकता है। VO2 मैक्सिमम क्या होती है? जो हम श्वास लेते हैं अभ्यास के दौरान, जो हमारा शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है श्वास के दौरान ली गई वायु की मात्रा VO2 मैक्स है। VO2 मैक्स अभ्यास के दौरान ली गई अधिकतम मात्रा क्या है? VO2 मैक्स है। ऑक्सीजन डिबेट
ऑक्सीजन ऋण। ऑक्सीजन ऋण क्या है भाई? ऑक्सीजन ऋण सामान्य स्थिति में ली गई वायु की मात्रा व अभ्यास के दौरान ली गई वायु की मात्रा का अंतर। ऑक्सीजन डिबेट क्या है? सामान्य स्थिति में ली गई वायु की मात्रा और अभ्यास के दौरान ली गई वायु की मात्रा का जो अंतर है वो ऑक्सीजन डेप्थ है, O2 डेप्थ। और VO2 मैक्स क्या है? अभ्यास के दौरान ली गई ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा है। अभ्यास के दौरान ली गई ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा है VO2 मैक्स। और ऑक्सीजन डिबेट क्या है? ऑक्सीजन डिबेट है सामान्य स्थिति में ली गई वायु की मात्रा और अभ्यास के दौरान ली गई वायु की मात्रा का अंतर। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, VO2 मैक्स भी पूछा जा सकता है। एक एल्यूल कितने होते हैं फेफड़े में? दोनों फेफड़ों में 600 मिलियन एल्यूल होते हैं, 800 तक हो सकते हैं ये। और जो फेफड़े का क्षेत्रफल है वो कितना है? 75 स्क्वायर मीटर है। और दाएं फेफड़े में 3 ब्रोंचस दाएं फेफड़े में और बाएं में 2 ब्रोंचस। ब्रोंचेज आगे चलकर ब्रोंचीज में विभाजित होते हैं। ब्रोंचीज एल्यूल में, एल्यूल के अंदर से केशिकाएं गुजरती हैं, वहां ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। आगे बताता हूं अंत श्वसन। सांस अंदर लेना और बाह्य श्वसन सांस को छोड़ना। बाह्य श्वसन सांस को छोड़ना, ये अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो एक और दोबारा बताता देता हूं। VO2 मैक्स क्या है? अभ्यास के दौरान ली गई ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा। O2 क्या है? ऑक्सीजन ऋण क्या? ऑक्सीजन डेप्थ क्या है? सामान्य स्थिति में ली गई वायु की मात्रा व अभ्यास के दौरान ली गई वायु की मात्रा का अंतर है। अंतःश्वसन सांस को अंदर लेना और बाह्य श्वसन सांस को बाहर छोड़ना है। और रेजिडल वॉल्यूम क्या है? कि हम पूरा श्वास बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद भी जो फेफड़ों में जो मात्रा बच जाती है वो क्या है? रेजिडल वॉल्यूम। आगे चलते हैं दोस्तों, इनकी जो झिल्ली है वो बता दी, पूछा जा सकता है। फेफड़ों के ऊपर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? पिलूरा। फेफड़ों के नीचे एक पेशी होती है डायफ्राम। फेफड़ों के नीचे की पेशी ये क्या काम करती है? हमारे फेफड़े को सिकुड़ने व फैलने में मदद करती है। फेफड़े को सिकुड़ने व फैलने में मदद करती है डायफ्राम। ये फेफड़ों के नीचे की पेशी है। प्लूरा क्या है? दोबारा बता देता हूं। फेफड़ों के ऊपर गुलाबी रंग की झिल्ली क्या है? गुलाबी रंग की झिल्ली है। डायफ्राम क्या है? फेफड़ों के नीचे की मांसपेशी और फेफड़ों को सिकुड़ने व फैलने में मदद करती है। और प्लूरा क्या है? प्लूरा है फेफड़ों के ऊपर एक गुलाबी रंग की झिल्ली। अब चलते हैं दूसरा श्वास, सेकंड विंड क्या है? दूसरा श्वास सेकंड विंड क्या है? हम अभ्यास के दौरान
लैक्टिक एसिड बढ़ने से शरीर असहज महसूस करता है। श्वास लेने में कठिनाई होती है। कठिनाई होती है और वमन उल्टी, छाती में दर्द व पेशियों में दर्द होने लगता है। जब हम थक जाते हैं तो ये सिम्टम्स दिखते हैं अभ्यास के दौरान। जब हम थक जाते हैं तो लैक्टिक एसिड के बढ़ने से शरीर ऐसे महसूस करता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, छाती में दर्द, पेशियों में दर्द व उल्टी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन इसी स्थिति हमारा मन हमें व्यायाम को रोकने का संकेत देता है। भाई ये होंगी चीज़, भाई उल्टी पड़ने होंगी, छाती में वो होगा ज़्यादा, आपकी श्वास तेज गति से हो जाएगी और उल्टी, छाती में दर्द, पेशियों में दर्द, और हमारा मन व्यायाम को करने से मना करेगा। जब इसी स्थिति में हम मन पर काबू रखकर व्यायाम को जारी रखते हैं और थोड़ी देर पश्चात अनुकूलन हो जाता है। स्थिति कैसी हो जाती है? सामान्य स्थिति। दोबारा बता देता हूं, फेफड़ों के नीचे की पेशी डायफ्राम जो फेफड़ों को सिकुड़ने व फैलने में मदद करती है। प्लूरा, फेफड़ों के ऊपर एक गुलाबी रंग की झिल्ली। दूसरा श्वास क्या है? बहुत बार पूछा गया। सेकंड विंड क्या है? अभ्यास के दौरान लैक्टिक एसिड बढ़ने से शरीर असहज महसूस करता है, श्वास लेने में कठिनाई, वमन, छाती में दर्द, पेशियों में दर्द, और हमारा मन हमें व्यायाम को रोकने के संकेत देता है। लेकिन जब हम इस स्थिति पर अपने मन पर काबू रखकर व्यायाम को जारी रखते हैं और थोड़ी देर पश्चात अनुकूलन की स्थिति में आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? दूसरा श्वास, सेकेंड विंड। इससे आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया दो काम करता है। एक पावर हाउस ऑफ सेल है। क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। और दूसरा अंतःश्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अंतःश्वसन में मदद करता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिकाओं का ऊर्जागृह भी कहा जाता है। क्या करता है? अंतःश्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंतःश्वसन कहाँ पूरा होता है? क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स बहुत बार आया है, आपके पेपर में आएगा। क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? अंतःश्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया
पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है इसे। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में और भी थोड़ा सा, जो अलग इन पर वीडियो बनाऊंगा। क्रेब्स चक्र कहाँ पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है बोर्ड पोड का नियम, बोर्ड पोड का संबंध हवा विस्थापन विधि से है। हवा विस्थापन विधि से है। हवा विस्थापन विधि से है। माइटोकॉन्ड्रिया अंतःश्वसन में मदद करता है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। और बोर्ड पोड का संबंध, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके मुझे सबसे ज्यादा चांस लग रहे हैं। बोर्ड पोड का संबंध हवा विस्थापन विधि से है। हवा विस्थापन विधि से है। चलो दोस्तों, हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं आपको, हमारा जो श्वसन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? नाक और मुंह से श्वसन तंत्र आरंभ होता है। और इसके बाद फेरिंक्स, जो नासिका के पीछे का हिस्सा है वो फेरिंक्स कहलाता है, और जो गले का हिस्सा है वो लारिंक्स कहलाता है। और इसके नीचे श्वास नली 10 से 16 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है मांस का, उसे इपीग्लोटियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपीग्लोटियस। श्वास नली आगे चलकर फेफड़ों में जाती है। और हमारे दाएं फेफड़े में 3 ब्रोंचस, कितने ब्रोंचस? 3, और बाएं में 2 ब्रोंचस। ब्रोंचस आगे चल के किस में विभाजित हो गए? ब्रोंचीज में। और ब्रोंचीज आगे चल के एलिवोल में, एलिवोल के अंदर से छोटी छोटी महीन केशिकाएं गुजरती हैं, जहां ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। हम श्वास लेते हैं जब 21% ऑक्सीजन लेते हैं, और हम जब छोड़ते हैं तो 17 ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये हमारा श्वसन का तंत्र है। एक फेफड़े का वजन 1100 ग्राम, एलिवोल की संख्या दोनों फेफड़ों में 600 मिलियन, फेफड़े का जो क्षेत्रफल है 75 स्क्वायर मीटर। एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट रह गया, आपको बता रहा हूं। बोर्ड पोड का संबंध हवा विस्थापन विधि से, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अंतःश्वसन में मदद करता है। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है आपसे कि भाई ऑक्सीजन का जो हमारे शरीर में जाने का जो रास्ता है क्या क्या है? पहले भाई मुंह व नासिका, मुंह व नासिका, उसके बाद फेरिंक्स, आपको सब कुछ याद रखना है। फिर लैरिंक्स, फिर है ट्रैकिया, फिर है ब्रोंचस, फिर है ब्रोंचीज, फिर है एल्वियोली, एल्वियोल या ओली, एल्वियोल। और एल्वियोल के आगे क्या है भाई? केशिकाएं। यहां ये किस में आ गया? रक्त में आ गया ऑक्सीजन। रक्त केशिकाओं की जगह रक्त भी दे सकता है, आपको दे देगा ट्रैकिया, रक्त। उसके बाद यहां ये केशिकाएं कहां गई? हृदय में, हार्ट में। हार्ट के बाद एरोटा महाधमनी में, महाधमनी, और धमनी से अन्य धमनियों में, और फिर शिराओं में, वेन में। दोबारा बता देता हूं, जो ऑक्सीजन का ट्रैक है, मुंह व नासिका, फिर फारिंक्स, लारिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया श्वास नली, ब्रोंचस, दाएं फेफड़े में 3 और बाएं में 2, आगे ब्रोंचीज, फिर एलिवोल के अंदर से केशिकाएं, फिर ये रक्त में चली जाती है ऑक्सीजन। और फिर शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? फुफ्फुस जो शिरा है हमारी, वो कहाँ ले जाती है इसे? हृदय में। फुफ्फुस शिरा द्वारा जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ जाता है? हृदय में। हृदय से एरोटा महाधमनी जो पंप करता है एरोटा में, और
एरोटा से धमनियों में। इस प्रकार से ये आपका श्वसन तंत्र पूरा होता है। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ ये वीडियो बनाई है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। आपकी जो आगामी परीक्षा में है उसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।